नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉइल का देख लेते हैं। ठीक है, तो आज सॉइल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। क्लियर। और अभी डब्ल्यू पर काम कर रहे हैं, डब्ल्यू के बारे में जो है मतलब क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। देखिए क्या है ना कि सॉइल और डब्ल्यू बहुत लंबा है। ठीक है, इनमें करीब 10-12 चैप्टर हैं, तो सबसे क्वेश्चंस निकालना बहुत थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो हम सॉइल का क्वेश्चन आज सभी लेकर आए हैं चैप्टर वाइज। और इन सब क्वेश्चंस देखिए चैप्टर वाइज हैं, तो इनसे जरूर पढ़िएगा। जो क्वेश्चंस आपसे आपको सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा, आप हमारा कंप्लीट रिवीजन क्लास देख लीजिए और सोल्यूशन पेपर अभी मैं करवा दूंगा, वो देख लीजिएगा, तो आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन को मैं अपने से ऐड किया हूं जो कि नए सिलेबस पे आपका जब सिलेबस चेंज हुआ है तो मैं क्वेश्चन नया ऐड किया हूं। ठीक है, उसको भी जरूर पढ़िएगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन हम जो बनाए हैं आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चैप्टर फर्स्ट यहाँ पर देखते हैं, इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन चैप्टर फर्स्ट में हमारे जो यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, टोटल हमारे इसमें 37 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? क्योंकि इसमें चैप्टर 11 है, नहीं 12 शायद है, और टोटल 37 क्वेश्चन बन रहे हैं। 37 में से 10 क्वेश्चन आने हैं आपके। ठीक है, चलिए तो देखते हैं यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहला जो क्वेश्चन है, मृदा यांत्रिकी से आप क्या समझते हैं, एक अभियंता के लिए यह किस प्रकार उपयोगी है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपसे कि मृदा यांत्रिकी से आप क्या समझते हैं, सॉइल मैकेनिक्स से आप क्या समझ रहे हैं, और अभियंता मतलब इंजीनियर के लिए किस प्रकार उपयोगी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि आधार इंजीनियरिंग मतलब फाउंडेशन इंजीनियरिंग की परिभाषा लिखिए तथा सिविल इंजीनियरिंग में इसका क्या उपयोग है। मतलब फाउंडेशन जो इंजीनियरिंग है उसका सिविल इंजीनियरिंग में क्या उपयोग है, इसके बारे में आपको प्रकाश डालना है, बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे पॉइंट पर बात करें, ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल एंड एल्यूवियल सॉइल में अंतर स्पष्ट करें। दोनों में अंतर लिखना है। ठीक है, तो जो टाइप्स ऑफ सॉइल है ना, एक बार जरूर ऐसे रिव्यू कर लीजिएगा, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल है, परिवहन जो हमारी होती है वो वाली सॉइल है, और एल्यूवियल सॉइल मतलब जलोढ़। ठीक है, जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा, ये सारी चीजें आप लोग एक बार जरूर देखकर जाइएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी चैप्टर नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देखिए, मृदा को निरूपित करने के लिए त्रिप्रावस्था प्रणाली मतलब 3 फेज डायग्राम बनाना है, जो कि मैंने यहाँ पर बनवाया था और बताया भी था। ठीक है, क्या है, चित्र बनाकर समझाएं। तो इसको बनाकर समझाना है कि क्या है, यहाँ पर जल होता है, ये होता है, ये सारी चीजें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां है, प्रयोगशाला में द्रव का विशिष्ट घनत्व ज्ञात करें। तो यहाँ पर पूरा कैसे ज्ञात करना है वो स्टेप्स लिखना है। अब स्टेप्स में आप विशिष्ट घनत्व कैसे निकालते हैं, बाई पिक्नोमीटर। ठीक है, बाई पिक्नोमीटर, तो इसका मतलब हमको पिक्नोमीटर लिखना पड़ेगा जी, आपको पिक्नोमीटर का विधि लिखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो प्रयोगशाला में द्रव का विशिष्ट घनत्व कैसे ज्ञात करें, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा और आपको इसको सोल्यूशन लिखना रहेगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में निम्नलिखित की परिभाषा लिखें। तो देखिए जो संक्षिप्त टिप्पणी हुआ या कहीं परिभाषा लिखने जब आता है, हर चैप्टर से परिभाषा वाले क्वेश्चंस ले लेते हैं। ठीक है, वो ले लेता है और उसमें से दे देगा कि किन्हीं 3 का परिभाषा लिखे। तो इस तरह से मैं परिभाषा देख लेकर आया जो कि इंपॉर्टेंट वाला। ठीक है, तो आर्द्रता धारण मतलब मॉइस्चर कंटेंट या फिर वाटर कंटेंट के इसका डेफिनेशन देख लीजिएगा, और फार्मूला भी। रिक्तता अनुपात स्पोरोसिटी का, स्थूल घनत्व बल्क डेंसिटी जिसको कहते हैं, संतृप्त घनत्व सेल्फ डेंसिटी सैचुरेटेड डेंसिटी जिसको कहते हैं, शुष्क घनत्व ड्राई डेंसिटी जिसको कहते हैं, आपेक्षिक घनत्व जिसको स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। क्लियर। इस चैप्टर का सिंपल न्यूमेरिकल वीडियो में देखें, तो जो मैं वीडियो आपको अभी अभी रिवीजन का करवाया था ना, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर एक वीडियो दिखेगा आपको कंप्लीट, जो हमारा रिवीजन क्लास है उसमें सॉइल न्यूमेरिकल का वीडियो है, उसमें मैं इसका न्यूमेरिकल, ठीक है, और थर्ड चैप्टर वाला न्यूमेरिकल, तो ये सब न्यूमेरिकल जो आए हुए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो कराया हूं। ठीक है, वो जरूर देखिएगा। क्लियर। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, तो इस चैप्टर से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, तो अटरबर्ग की सीमा के प्रकारों की विवेचना करें। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि अटरबर्ग की सीमा, या फिर पूछेगा सभी सीमाओं को, सभी सीमाएं कहें चाहे अटरबर्ग सीमा कहें। और ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, ये सीमा लिखना है, जैसे कि लिक्विड लिमिट होती है, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, इनका जो इस तरह से फिगर एक बन रहा था ना, ये वाला फिगर बनाना है और इनके बारे में पूरा लिखना है। समझ गए। क्लियर। और 8वां क्वेश्चन देखेंगे, घनत्व मापी द्वारा कण परिमाप विश्लेषण। तो सीव चालनी मेथड जो हम लोग कर रहे हैं ना, वो वाला इसमें लिखना है। ठीक है, तो घनत्व मापी द्वारा कण परिमाप विश्लेषण के बारे में लिखना है। ठीक है,
किस प्रकार करोगे वो सारी चीज समझाना है। कण परिमाप के लिए भारतीय मानक आईएस के अनुसार वर्गीकरण को स्पष्ट करें। तो आईएस हमने कई वर्गीकरण बताए हैं, आईएस बताया है, एमआईटी बताया है, अलग अलग कई ठो बताए हैं, तो उसमें से आपको आईएस लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन 11 बात करें तो कणाकार पार्टिकल साइज के लिए एमआईटी और आईएस दोनों पढ़ लेना है, दोनों में से कोई आ सकता है एक ठो, ठीक है। समानता गुणांक कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की परिभाषा करें। तो इसका परिभाषा लिखना है विथ इसका फार्मूला। अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा ना तो आपसे न्यूमेरिकल जरूर पूछ लेगा, ठीक है। या तो क्वेश्चन दे देगा ये, या तो इसका न्यूमेरिकल पूछेगा। और न्यूमेरिकल में उसमें करवाया हूं जो वीडियो बताया था, ठीक है। उसमें सीयू और सीसी की वैल्यू निकालनी थी, वो सारी चीजें मैंने बताई है वो वीडियो में, ठीक है। तो वहां से जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 12। इससे क्या आएगा, तो यहाँ पर वही जो डिफिनीशंस हैं, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, तो ये एक बार जब यहाँ पर पढ़ लोगे अटर वर्ग वाला ना, ये अपने आप काम कर जाएगा, ठीक है। और प्लास्टिसिटी इंडेक्स ये देख लीजिएगा, और कंसिस्टेंसी इंडेक्स, इसका भी थोड़ा सा न्यूमेरिकल देखिएगा। किसका न्यूमेरिकल देखना है, ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स वगैरह निकालने के लिए पूछ सकता है। ये भी न्यूमेरिकल में उस वीडियो में कराया हूं, वीडियो जरूर देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में से, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल, इसमें क्या आएगा देख लेते हैं। तो परमेबिलिटी क्या है, ठीक है, पारगम्यता क्या है, मृदाओं की पारगम्यता को प्रभावित करने वाले कारक समझाएं। तो पारगम्यता क्या ये बताना है और उनके प्रभावित करने वाले कारक बताने हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, मिट्टी की प्रयोगशाला में पारगम्यता ज्ञात करने के लिए किसी एक विधि पर विस्तृत चर्चा करें। तो जो मिट्टी की पारगम्यता हम लोग निकालते हैं ना, उसकी कोई एक विधि लिखनी है। कोई एक विधि मतलब अगर बात करें, जैसे यहाँ पे दो विधि थी, ठीक है। एक था हमारा जो है कांस्टेंट हेड, एक था कांस्टेंट हेड और एक था वेरिएबल हेड। कांस्टेंट हेड मतलब स्थिर था और एक था क्या, अस्थिर था। तो इन्हीं दोनों को आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसमें से कोई एक लिखना होगा, ठीक है। या उसी नाम से दे दे, कांस्टेंट हेड दे दे या फिर वेरिएबल ही दे दे, जरूर एक बार देख लीजिएगा विथ फिगर, क्लियर। डार्सी का नियम क्या है, ये एकदम फिक्स क्वेश्चन है, इसमें तो कोई शक नहीं है, हर पेपर में दिख रहा है, ठीक है। ये जरूर पढ़िएगा, डार्सी का नियम क्या है इसकी व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, बालू का स्थूलीकरण फिक्स एंड कंडीशन, ठीक है। इसको समझाना है क्या होता है ये, ठीक है, कैसे होता है। इसका सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ पे जो है ना, तो ये पारगम्यता वाला जो न्यूमेरिकल है v = k i वाला, ये आ सकता है, ठीक है। या k = जो है बात करें यहाँ पर जो पारगम्यता निकालते हैं, ठीक है, हमारा जो अलग अलग दोनों के लिए अलग अलग फार्मूले हैं उनको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इफेक्टिव स्ट्रेस से ज्यादा नहीं बनेंगे क्वेश्चंस, केवल एक दो क्वेश्चन बन सकता है, डिफिनीशन लिखने के लिए आ सकता है कि टोटल स्ट्रेस क्या है, प्रभावी स्ट्रेस क्या, इफेक्टिव स्ट्रेस, उदासीन प्रतिबल, न्यूट्रल स्ट्रेस क्या है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट इसका 5 का ले लीजिएगा। 6वें पे आते हैं, चलिए 6वें चैप्टर पे आते हैं, डिफॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो सभी लोगों को ये डाउट था कि सर ये जो हमारा चैप्टर है डिफॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ये कंसोलिडेशन चैप्टर है, क्या है, कंसोलिडेशन चैप्टर है, क्लियर। और कंसोलिडेशन से क्वेश्चंस इस बार हो सकता है कुछ नए आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम ये कुछ जो क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हैं, ये अगर आए तो अच्छी बात है, हो सकता है कि आप क्वेश्चन नए डाल देंगे अथवा में, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पर ये देख लीजिएगा जरूर कि समेकन का गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन संघनन की परिभाषा करें। कंपैक्शन संघनन मतलब अगर देखिए कंपैक्शन और कंसोलिडेशन में अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। संघनन और समेकन में अंतर स्पष्ट करें, क्लियर। तो ये सारी चीजें आप लोग देखिएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर पे आते हैं, ठीक है, शियर स्ट्रेंथ वाले पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पे देखिए 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादा नहीं दिए, 3 ही क्वेश्चन दिए हैं। तो कर्तन सामर्थ्य, ससंजन मृदा, कोहेसिव सॉइल, ठीक है, शियर स्ट्रेंथ, कोहेसिव सॉइल और नॉन कोहेसिव सॉइल को परिभाषित करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 दूसरा क्वेश्चन जो इसका है, मृदा की अपरूपण शक्ति के लिए कूलाम समीकरण के तथा प्रत्येक शब्द का महत्व समझाइए। तो कूलाम का जो हम लोग बताए थे फार्मूला वगैरह, उसको यहाँ पर लिखना है और उसका ये बताना है कि क्या है ये, ठीक है, हर एक चीज को टर्म को समझाना है, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, ससंजन मिट्टी का अपरूपण सामर्थ्य जानने के लिए प्रयोगशाला में प्रयुक्त विधियां लिखें। तो कौन कौन सी विधि है उनको लिखना है। शियर स्ट्रेंथ जो हम लोग निकालते हैं उसकी कौन कौन सी विधि है उसका नाम लिखना है और किसी एक विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है, ठीक है। और इसमें हमारा जो होगा ना, एक अपरूपण पेटिका परीक्षण शियर बॉक्स टेक्स्ट वाला होगा, क्लियर।
तो यहाँ पर देखिए वही क्वेश्चन इसलिए मैं यहाँ लगाया हूं कि इसमें जो टेस्ट होते हैं 2-3 होते हैं, तो कोई एक टेस्ट पूछेगा आपसे, या तो अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट पूछ लेगा, या तो सीयर बॉक्स टेस्ट या डायरेक्ट टेस्ट जिसको बोलते हो आप लोग, इसको डायरेक्ट टेस्ट भी बोलते हैं ना, वो पूछ लेगा। तो कोई दो में से एक टेस्ट पूछेगा, आप लोग इसको जरूर गौर करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चैप्टर नंबर 8 कंपैक्शन से। कंपैक्शन से क्वेश्चन अच्छा खासा बनता है और ये थ्योरी है पूरा, तो इसको अच्छे से एकदम पढ़ लीजिएगा। ये पूरा थ्योरी है, इसमें कुछ नहीं है ज्यादा, देखिए बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर इससे जो बनता है, ये संघनन कंपैक्शन को परिभाषित करें, मृदाओं के संघनन को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। ठीक है, सूची बनाए तथा समझाएं। तो कारक आपको बताना है क्या क्या होते हैं, कंपैक्शन क्या होता है, इसके कारक बताना है। ठीक है, संघनन की विभिन्न विधियां बताएं तथा किसी एक विधि का समझाएं। तो इसमें विधि बतानी है क्वेश्चन नंबर 24 में संघनन की, जैसे दुर्मुट मेथड हो गया, ठीक है, अलग अलग वाइब्रेटर, ये सारी चीजें। मृदा के संघनन हेतु विभिन्न संयंत्रों के नाम लिखें, तो जो आप रोलर वगैरह यूज करते हो उनका नाम लिखना है। ठीक है, प्रत्येक को समझाना भी है। तो ये दो क्वेश्चंस जरूर ये सब ध्यान दीजिएगा कंपैक्शन का। संघनन वक्र कंपैक्शन करो क्या है, इसको देख लेना। शून्य वायु रिक्त रेखा मतलब जीरो एयर वैट्स लाइन क्या है। ये सारी चीजें जो है जब हम कंपैक्शन फैक्टर करते हैं तो इस तरह से एक लाइन बनती है। ठीक है, उसको जरूर देखिएगा आप लोग। क्लियर, चलिए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें से ये वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बाकी तो ये सब इंपॉर्टेंट तो कुल है ही है, लेकिन इसमें भी अगर इंपॉर्टेंट बात करें तो ये जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे की बात करते हैं, मानक प्राक्टर। ठीक है, मानक प्राक्टर संघनन परीक्षण तथा संशोधित प्राक्टर संघनन परीक्षण को स्पष्ट करें चित्र द्वारा। तो जो हमारे प्राक्टर डेंसिटी टेस्ट है ना, उन सबको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, सॉरी, प्राक्टर कंपैक्शन टेस्ट। तो प्राक्टर कंपैक्शन टेस्ट चाहे संशोधित वाला हो चाहे स्टैंडर्ड हो, उन दोनों को जरूर आप लोग देख के जाना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 में बात करें। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 की बात करें। क्लियर, सॉइल एक्सप्लोरेशन से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। 3 क्वेश्चंस मैंने यहां पर दे रखा है। विभिन्न प्रकार मृदा नमूने तथा उनके उपयोगों को विस्तार से लिखिए। ठीक है, तो यहां पर वही लिखना है, विभिन्न प्रकार के नमूने जैसे अनडिस्टर्ब सॉइल, डिस्टर्ब सॉइल, ये सब। ठीक है, उनका उपयोग क्या है वो बताना है। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो मृदा स्थिरीकरण सॉइल स्टेबलाइजेशन में अंतर्विष्ट सिद्धांत इन्वॉल्व प्रिंसिपल को संक्षेप में लिखना है। या फिर ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, क्षेत्र में ढाल स्थिति सुधारने के विविध विधियों को वर्णन करें। इसमें जो विधियां हैं या फिर इनके जो स्टेबलाइजेशन के सिस्टम है, जैसे कि चूने को मिलाकर, ठीक है, रेत को मिलाकर, ठीक है, डामर को मिलाकर, विटामिन को, अलग अलग बहुत सारे हैं, इनको जरूर पढ़िएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं इसलिए अंदाज दे रहा हूं, कभी कभी क्या होता है आप लोग को माइंड में न स्ट्राइक करे। ठीक है, इस तरह से मैं बता दे रहा हूं ताकि आप लोग पढ़ सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहां पे चलते हैं। मृदा पर्यवेक्षण सॉइल एक्सप्लोरेशन की विभिन्न विधियां लिखे तथा प्रत्येक को समझाएं। ठीक है, तो यहाँ पर जो विभिन्न विधियां लिखना सॉइल एक्सप्लोरेशन, जैसे अगर बोरिंग, ठीक है, ड्रिलिंग, ये सब इसके क्या है, विधियां हैं, तो ये सब जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, तो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्या है क्वेश्चन, देखते हैं चैप्टर नंबर 10 से। ठीक है, तो धारण क्षमता बेरिंग कैपेसिटी को परिभाषित करें तथा इसको प्रभावित करने वाले कारक को स्पष्ट करें। ठीक है, तो बेरिंग कैपेसिटी को कौन, मतलब परिभाषा क्या है और इसको कौन कौन से प्रभावित करता है, ये पॉइंट मैंने लिखवाए हैं, तो जरूर आप लोग हमारे नोट्स में इसको पढ़िएगा। मृदा की चरम वहन धारिता का परिकलन करने के लिए टारजागी सामान्य समीकरण लिखिए, साथ ही साथ समीकरण की व्युत्पत्ति के आधार पर मान्यताएं स्पष्ट करिए। तो टारजागी का जो फार्मूला है ना, सभी चारों पांचों लिखवा, सबको याद कर लो। ठीक है, और उनका मान्यता याद कर लो, ये जरूर क्वेश्चन आएगा, फिक्स क्वेश्चन। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है इसका, मृदा हेतु टारजागी धारण क्षमता का सूत्र लिखे तथा प्रत्येक को परिभाषित करें। तो 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, सोल्यूशन एक ही देना है। समझ गए, चलिए 33 नंबर की बात करें। यहाँ पर क्वेश्चन में सुरक्षित वहन धारिता ज्ञात करने के लिए मृदा मानक प्लेट भार परीक्षण का वर्णन करें। प्लेट लोड टेस्ट आपको इसमें करना है। ठीक है, क्या करना है, प्लेट लोड टेस्ट करना है। चैप्टर नंबर 11 बात करते हैं फाउंडेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो यहां पर देखिए, छिछली, उथले तथा गहरी नींव में शैलो एंड डीप फाउंडेशन में अंतर स्पष्ट करें। तो फाउंडेशन में जो हमारा है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन फिक्स क्वेश्चन है कि उथली नींव और गहरी नींव में दोनों में अंतर क्या है, ये पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में जो यहाँ पर लिखा हूं, छिछली नींव शैलो फाउंडेशन की गहराई को प्रभावित करने वाले फैक्टर। तो शैलो फाउंडेशन प्रभावित करने वाले फैक्टर भी लिखाया हूं। ठीक है, सूची बनाए तथा समझाएं, तो एक एक को पॉइंट वाइज समझाना है। ठीक है, 36 नंबर बात करें तो उथली तथा गहरी नींव के प्रकार को सूचीबद्ध करें।
ठीक है। उथली नींव में कितने प्रकार होते हैं और गहरी नींव में कौन कौन से प्रकार के नींव होते हैं, उनको सूचीबद्ध करना है, समझाना नहीं है, केवल उनका नाम लिखना है। ठीक है। ये वाला चैप्टर कुछ नया है आप लोग के लिए, ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक। तो इसमें केवल क्वेश्चन अगर बन सकता है, ज्यादा तो नहीं बनेगा, एक या दो क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन तो ये इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि ग्राउंड इंप्रूवमेंट के लिए उपयोग की जाने वाली ग्राउंटिंग की विभिन्न विधि का वर्णन करें। तो ग्राउटिंग की विधि का आपको वर्णन करना है इसके बारे में। अगर ये आपके बुक में नहीं मिलेगा इसका सोल्यूशन, ठीक है, आप लोग क्या करिएगा, गूगल से सर्च करके इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। चलिए, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे। 37 क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा सा ये लेंदी इसलिए हो जा रहा है क्वेश्चन ज्यादा, बहुत ज्यादा, क्योंकि आपके चैप्टर्स ज्यादा हैं। हर चैप्टर से 2 ही 3 क्वेश्चन मैंने लिया, ज्यादा नहीं लिया है। ठीक है। जो बड़े चैप्टर्स देखिए यहाँ पर हर चैप्टर से मैंने 3 ही 3 क्वेश्चन लिया है चर्चा, लेकिन बहुत ज्यादा चैप्टर्स है इसलिए ज्यादा हो जा रहे हैं। ठीक है। तो चलिए फिर सेशन को एंड करते हैं और आप लोग जरूर इसको रिवाइज करिए पढ़ पढ़ कर। ठीक है। चलिए क्लियर। अब WWE का भी हम क्वेश्चन दे देंगे, उसके बाद अर्थक्वेक और ड्राइंग ये सब मिल जाएगा। बार बार व्हाट्सअप करने की सब जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं दे दूंगा, परेशान ना हो। चलिए कल तक। चलिए।